जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। टेट, सीटेट, सुपर टेट और ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो साइंस की हमारी सीरीज़ थी उसका दूसरा वीडियो लेके मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज है ये हमारी फास्ट रिवीजन सीरीज। नाभिकीय विकिरण के लिए जो भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो मानव शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स होती हैं आइज, आँखों पे इसका जो है कि नाभिकीय विकिरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये नाभिकीय विकिरण जो है ये बहुत दिनों तक वातावरण में फैला होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी किरणें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। हज़ारों सैकड़ों वर्षों तक ये जो है कि अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। मिक्साइन एक ऐसा जानवरों का ग्रुप है जिनके पास जबड़े नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर बहुत ही बारीक, चूंकि क्या कहें कि स्केलेटन सिस्टम ही इनके अंदर डेवलप नहीं होता तो जबड़ों की बात ही छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते। किसके अंदर हीमोकोगुलेंट फैक्टर्स नहीं होते, जिनमें खून के जमने की प्रक्रिया नहीं होती। प्रतिस्कंदक का काम क्या होता है, किसी चीज़ का थक्का बनाना। और बर के अंदर प्रतिस्कंदक नहीं होते। अगर इनके शरीर पे कहीं चोट लग गई तो ये इनका पूरा ब्लड निकल जाएगा और ये यूं ही मर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो ब्रांच है उसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो उसकी अलग मैं एक सीरीज बना दूंगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ब्रेलिंग। अभी हाल ही में टिड्डों का अटैक हुआ था, उसमें ब्रेलिंग मेथड को यूज करने के लिए साइंटिस्ट सजेशन दे रहे थे कि ब्रेलिंग मेथड को यूज करके हम टिड्डों को भ्रमित कर देंगे या उनको भारत में आने से रोक देंगे। तो जो ब्रेलिंग सिस्टम है वो पक्षियों को उड़ने में या उनको दिशा भ्रमित करने में ये उपयोग किया जाता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। हाँ, ठंडी के टाइम में आप देखते होंगे मच्छर हुए या छिपकलियाँ हुई, ऐसे चूहे हुए, सांप हुए, तो ये मेढक हुआ, ये सभी जीव जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक ठंडी का टाइम होता है वो मिट्टी के अंदर या किसी अपने सेफ जगह पे चले जाते हैं। चींटियाँ हुई, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स होती है शीत निद्रा। हाइबरनेशन या शीत निद्रा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैंथेरा टाइग्रिस, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ऐसे ही भारतीय फल, भारतीय पक्षी, पशु सबका नाम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। वो अपने ट्रैकिया से सांस लेता है। और वो पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि पानी में सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, गलफड़े चाहिए। ठीक है, मछलियाँ क्यों जीवित रहती हैं पानी में, क्योंकि वो अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, है ना। ऐसे अकशेरुकियों को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता है। एक ही ऐसा कशेरुकी है जो उभयलिंगी नहीं है, बहुत सारे हैं लेकिन काकरोच ऐसा है जो कि क्या है, उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान। ये तो इसकी डिफिनेशन ही है, जीवों तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी कहते हैं भाई, इथोलॉजी। इसके अंदर हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके कलर क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी जीव के बारे में हमें अध्ययन करवाती है। ऐसी साइंस को हम इथोलॉजी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या होता है। सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक का, प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर का स्तर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। उसके बाद आते हैं हमारे डीकम्पोजर्स और जो है कि डिटर्जेंट वो आते हैं, स्कैवेंजर्स आते हैं, सफाई करने वाले। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है। लाल रंग। अच्छा, आप जानते हैं कि रेड डाटा बुक जो होती है वो जीवों के बारे में बताती है कि कौन से जीव संकटग्रस्त हैं, कौन संकटापन्न हैं या किन की संख्या में गिरावट आ रही है। तो वो लाल, हरे, नीले पेज बनाए जाते हैं रेड डाटा बुक में, उसी पे इनको दर्शाया जाता है।
पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ये तीनों जो है कि पर्यावरण की जागरूकता, पॉल्यूशन कम करना, पॉवर्टी को कम करना और पॉपुलेशन को कम करना, ये तीनों ही पर्यावरण जागरूकता से रिलेटेड वर्ड हैं जो पी से शुरू होते हैं। ऊंट में जीनोमिक अध्ययन हाल में कहाँ जो है कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया? अच्छा, ये जीनोमिक अध्ययन क्या होता है कि आज तक दुनिया में जितने भी ऊंट पाए गए हैं उनके सभी के डीएनए का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जीनोमिक स्टडी कहलाता है। आई मीन दुनिया के जितने ऊंट हैं उन सब के बारे में जीन पे उनके स्टडी करना जीनोमिक अध्ययन कहलाता है, जो कि चाइना के साइंटिस्टों ने पूरा कर लिया है। मानव का भी जीनोम स्टडी किया जाता है कि कितने तरह के मानव हुए, कैसे कैसे उनमें बदलाव हुआ, ये सभी चीज़ें इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, टेट सीटेट में भी बने हैं। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन इसको कहते हैं। जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं अगर हम पेड़ पौधों पर उपयोग करते हैं तो वो अपने अगले स्तर में, आई मीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर में जब जाते हैं तो उनका प्रभाव जो है कि उस विषाक्त पदार्थ का जो है कि प्रभाव बढ़ जाता है। इसी का जो है कि स्टडी जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, जीवों में विषाक्त पदार्थों का ही अध्ययन जैव आवर्धन से संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा होता है? नाइट्री फैक्टर्स कौन सा होता है? जो ऐसा फैक्टर जो सोलर एनर्जी को क्या करे? स्टोर कर ले, उसका यौगिक बना ले। तो जो हरे पौधे होते हैं वो फोटो एनर्जी को, आई मीन लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं? कंपाउंड में बदल देते हैं। कौन से फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और उनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये जो हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट हैं, वही सौर ऊर्जा के सबसे बड़े यौगिकरण। पृथ्वी पे तो और दूसरा कोई सोलर एनर्जी को यौगिक बनाने वाला नहीं है। सोलर एनर्जी से और सारे यूजेस हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और भी यूज करते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्म में जीवों के लिए जैविक रूप में ये हरे पौधे ही करते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स जो है कि ऐसा कंपाउंड्स है, ऐसा वर्णक है जो कि क्या करता है? वनस्पतियों को, पौधों में पाया जाता है, जो पौधों में पाया जाता है और उनको जो है कि हमें बताता है। अच्छा, मानव के अंदर देखें तो ह्यूमन के स्किन में या जंतुओं में मेलानिन जो है हमारे बॉडी में, वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण संबंधित है? पीसीबी, पॉलीविनाइल, पीसीबी, हाँ, ये जो है ये यूसो रोग के कारण है। पीसीबी का फुल फॉर्म एक बार आप लोग नेट पे चेक करिएगा। ठीक है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है भाई, वो तो पीवीसी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको एक बार आप लोग सर्च करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? एकदम बिल्कुल सही है, महासागर है जो सबसे ज़्यादा अस्थायी है और सबसे बड़ा पारितंत्र भी महासागर ही है। ठीक है, जितने जीव धरती पे पाए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा जीव महासागरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? घरेलू मल जल जो है, घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, इससे ज़्यादा क्या होता है? जो है कि जल का भारी प्रदूषण होता है। जल में 2 तरह के प्रदूषण होते हैं, एक भारी हो जाना उसका, और एक तरह का होता है जो अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता जिसको कहते हैं। तो ये भारी धातु प्रदूषण होता है हमारे घरेलू अपशिष्ट पदार्थों से। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित घुलनतम ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? 4 से 6 mg पर लीटर, 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर अगर ऑक्सीजन लेवल है तो उसमें आराम से जलीय जीव जीवित रह सकते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जा सकता है जल जीवशाला बनाकर, जो एक्वेरियम बनाते हैं। एक्वेरियम जो क्या है? जल जीवशाला जो है वो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर मीन्स स्टोन पे होने वाला कुष्ठ रोग भी कहा जाता है इसको। एसिड रेन से, आगरा का ताजमहल ये पूरा किससे खराब हुआ है? इसी एसिड रेन से खराब हुआ है। उसी पे ये स्टोन कैंसर उस वर्ड का फॉर्मेशन भी वहीं से किया गया है। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जाता है? स्व-विकिरणित चित्र या ऑटो रेडियोग्राफी से। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व हैं या नहीं, इसका जो है कि पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने आनुवंशिकता शब्द का वो किया था, और आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किसने किए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? किस पौधे पे दिया था? तो मटर का पौधा इन्होंने लिया था। ठीक है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? सहलग्नता की ये 2 वो हैं, युग्मन और प्रतिकर्षण। कभी कभी क्या होता है, 2 गुणसूत्र एक साथ चिपक जाते हैं, ये युग्मन है, या कोई गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के साथ नहीं आता, ये इसका प्रतिकर्षण का सिद्धांत है, जो कि सहलग्नता में होती है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, तो वो सब डिटेल्स में नहीं हमें देखना है, ये याद करेंगे। युग्मन और प्रतिकर्षण ये दोनों ही घटनाएं सहलग्नता के साथ होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टैटिस कहलाती है। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को क्या करे? छिपा दे। सहलग्नता की खोज किसने की थी? बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने ही सहलग्नता की खोज भी की थी। सामान्य निषेचन किसमें होता? सामान्यतः निषेचन जो है कि ह्यूमन बॉडी में या ऐसे जो बच्चे देने वाले जीव हैं उनके अंदर डिम्बवाहिनी नली, या इस डिम्बवाहिनी नली को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जो कि एकदम एक जैसे होंगे। कब? जब एक ही निषेचित अंडा 2 टुकड़े में विभाजित होकर 2 जीवों को जन्म देगा, तो वो दोनों जीव एक दूसरे के समान होंगे। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बनाया है? जीन शब्द जो है कि वो किसने दिया था? WL जॉनसन ने ये वर्ड दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन शब्द को गढ़ने में, ये फिर से वही जॉनसन है, जॉनसन कई बार हम लोगों ने देख लिया इसको। आगे चलते हैं, मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या होता है? जीन क्या है? गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना होती है जिसको हम जीन कहते हैं, और यही हमारे आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कारक होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय को तो हम दूसरे भाषा में यूटेरस कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? प्लेसेंटा। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी पोषण हो या उत्सर्जन हो या श्वसन हो, ये सभी घटनाएं भ्रूण के अंदर इसी प्लेसेंटा के सहारे होती हैं। प्लेसेंटा में श्वसन की क्रिया तो बाद में होती है, लेकिन शुरुआती दौर में जो है कि ये भ्रूण को पोषण करना या सब कुछ ये जो है कि प्लेसेंटा के ही सहारे होता है। उत्सर्जन वगैरह भी इसी से होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है। बाद में जब उसका बच्चे का हार्ट काम करना शुरू करता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई इसी प्लेसेंटा से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत डीप में नहीं जाना हमें। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में सूत्र कणिका होती ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? सूत्र कणिका। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने देखा कि सूत्र कणिका की संख्या 0, तो फिर वही क्वेश्चन पलट के पूछा, जीवाणुविक कोशिकाओं यानी जीवाणुओं की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो सूत्र कणिका नहीं होती। एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र। अच्छा, गुणसूत्र 2 तरह के होते हैं, एक लैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, रंग, रूप, आकार ये सब बनता है, और लिंग गुणसूत्र से हमारे लिंग का निर्धारण होता है, मेल फीमेल का निर्धारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, 46 23 जोड़े कह लीजिए या 46, दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, 46 टोटल या 23 जोड़े कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र के जो है कि योगदान पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता के अंदर X और Y गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं जो एलोसोम होते हैं। अभी ऊपर हमने बताया एलोसोम, तो जो ये एलोसोम है वो पिता के अंदर XY और माता के अंदर XX ही होते हैं।
अभी इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों के योगदान से, यहाँ तो डिप्लॉयड है लेकिन योगदान इनका क्या होगा, हेप्लॉयड, एक यहाँ से एक वहाँ से, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर यक्स लेते हैं और यहाँ से भी यक्स लेंगे तो फीमेल बेबी फॉर्म होगी। अगर यहाँ से वाई यहाँ से यक्स ले लेंगे तो यहाँ से मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ डबल एक्स हो जाता है और यहाँ भी डबल एक्स, आई मीन एक्स 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 गुणसूत्र अगर मिलते हैं तो ये सुपर वुमेन बनती हैं। सुपर वुमेन क्रिमिनल माइंड्स की या हाइपर हो सकती हैं, इस तरह के इनके कैरेक्टर्स होते हैं। और ये जो एक्स एक्स वाई हैं ये आपके थर्ड जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड जेंडर और ये सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्स वाई और ट्रिपल एक्स और एक्स एक्स वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? अभी मैंने ऊपर बताया कि पुरुष के फॉर्मेशन के लिए आपको एक्स वाई की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, टर्नर संलग्न वाले क्रोमोसोम्स का विवरण क्या है? टर्नर सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम होता है, इसमें 44 एलोसोम होते हैं और लास्ट में एक्स ओ हो जाता है, जो कि टर्नर सिंड्रोम होते हैं। इसमें बच्चा मंदबुद्धि या ऐसा कुछ पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बार पिंड किसमें पाया जाता है? मादक कायिक कोशिका के अंदर, मादा जो होती हैं उनके कायिक कोशिका में बार पिंड पाए जाते हैं, बार पिंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? अल्जाइमर रोग से। अल्जाइमर रोग ब्रेन का एक रोग है, ये ऐसे व्यक्ति पागल होते हैं या कम दिमाग वाले होते हैं। अल्जाइमर ब्रेन की एक बीमारी होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ओठ मोटा हो जाएगा, बुद्धि आंखें मंगोलों जैसी हो जाएंगी, इस तरह की मंगोली जड़ता वगैरह इसमें आता है। विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूल पट्ट। ये विनिमय का कॉन्सेप्ट क्या है कि विनिमय जो है कि ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है। विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये स्थूल पट्ट यहाँ आंसर कुछ क्लियर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? डीएनए आजकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर चाइल्ड डिटर्मिनेशन के लिए डीएनए परीक्षण किया जाता है, जिसका विकास डॉक्टर एलेक जेफरिस द्वारा किया गया था। डीएनए टेस्टिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर एलेक जेफरिस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया? डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? 50वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका डबल हेलिक्स मॉडल या द्विगुणित संरचना, डीएनए का द्विसूत्रीय संरचना किसने दिया था? द्विसूत्री कहते हैं या डबल हेलिक्स कहते हैं, तो उसका भी आंसर आपका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप, और जो मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन था उसका कमेंट्स में मुझे एक बार सर्च करके आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।